अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ना है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। कल का लेक्चर जो हमारा था वो था डीएनए की केमिकल नेचर, यानी कि डीएनए में केमिकल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। आज बच्चों हम बात करेंगे कि डीएनए किस तरीके से बना होता है। ये आप लोग देख रहे हैं डीएनए की डायग्राम। हम डीएनए का जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी देखेंगे और जो एक केमिकल स्ट्रक्चर है हम वो भी देखेंगे। हम डीएनए की जो स्ट्रक्चर की हिस्ट्री है वो भी आज के लेक्चर में बयान करेंगे कि डीएनए के ऊपर, डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर किस किस साइंटिस्ट ने काम किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, और आपको पेपर में आएगा इस नाम से कि राइट अ नोट ऑन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। सो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए जो है यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो बच्चों इसका हम वाटसन और क्रिक मॉडल आज देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और देखें कि वाटसन और क्रिक के मॉडल पेश करने से पहले किस किस साइंटिस्ट ने डीएनए के ऊपर काम किया था। तो बच्चों जो सबसे पहला नेम है वो है एरविन शरगाफ। एरविन शरगाफ, इस बंदे ने भी डीएनए के ऊपर काम किया कुछ। इसका काम क्या है, इसने कहा, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट डीएनए के ऊपर किए, मुख्तलिफ जानदारों से डीएनए कलेक्ट किया, उस डीएनए को केमिकली एनालाइज किया। यानी एरविन शरगाफ एक बायोकेमिस्ट था। बायोकेमिस्ट उस बंदे को कहते हैं जो बायोकेमिस्ट्री यानी कि जानदारों के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स की स्टडी करे, वो बायोकेमिस्ट कहलाता है। अब इसने क्या स्टडी किया, इसने डीएनए को मुख्तलिफ जानदारों में स्टडी किया तो इसको पता चला कि डीएनए के अंदर एडेनिन की अमाउंट हमेशा थाइमीन के इक्वल है। एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन। फिर इसने देखा कि गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। देन हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, A इज इक्वल टू टी, G इज इक्वल टू सी। दोनों को आप कंबाइन करें, इनकी ये वाली साइड जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड को आप प्लस कर दें तो A प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। ये बच्चों आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि A प्लस जी क्या है बच्चों, A प्लस जी जो है ये है प्योरीन्स, ठीक है, और C प्लस टी क्या है, पायरीमेडीन। तो हमें पता चला कि डीएनए के अंदर प्योरीन्स की कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरीमेडीन। डबल रिंग वाली जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनकी कंसंट्रेशन हमेशा सिंगल रिंग वाले के कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। ये बच्चों एरविन शरगाफ का ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट, जो डीएनए की हिस्ट्री है, डीएनए के स्ट्रक्चर की हिस्ट्री है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम हमारे पास आता है, वो है एक फीमेल साइंटिस्ट, दैट इज रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है ये एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था, उसके साथ काम करती थी। उस ब्रिटिश बायोकेमिस्ट का नेम था मॉरिस विल्किंस। तो दो साइंटिस्ट है, मॉरिस विल्किंस और उसके साथ उसके काम करने वाली रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन दोनों ने भी डीएनए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, काफ़ी देर तक ये एक साथ काम करते रहे। बाद के अंदर इन दोनों में कुछ इख्तलाफात हुए और ये दोनों अलग अलग अपना अपना काम करने लग गए। एनी हाउ जो रोजालिंड फ्रैंकलिन है इसने क्या किया, इसने बच्चों एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए की क्या की, एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब बच्चों एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होती है, लाइक ये ना आपके पास डीएनए है, डीएनए आपको पता है एक मॉलिक्यूल है, डीएनए क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर सपोज आप एक्सरे को बम्बार करें, किसको, एक्सरे को। अब बच्चों समझ लो ये है एक्सरेज, कौन सी रेज है, एक्सरेज। बहुत ही छोटा डायामीटर होता है इन रेज का, यानी कि वेवलेंथ इनकी बहुत छोटी होती है एक्सरेज की। तो जब ये डीएनए से टकरा के क्या हुआ, डीएनए के मॉलिक्यूल के जिस जगह से ये टकराई वहाँ से टकरा के बेंड हो गई, इधर उधर मुड़ गई। अब पीछे फोटोग्राफिक फिल्म लगी हुई थी, यानी कि पीछे ये समझ ले एक स्क्रीन लगी हुई है, ये वाली बच्चों एक स्क्रीन है, ठीक है। अब डीएनए से ये टकरा के इधर उधर मुड़ गई। अब जो पीछे पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे के ऊपर डीएनए की क्या आ गई, डीएनए की तस्वीर आ गई ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से डीएनए की क्या की गई, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अब वो लाइट आ रही है सामने से, मैं यहाँ पे लाइट के सामने अपना हैंड करूँ तो पीछे क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। क्यों बन रहा है,
शेडो बच्चों क्यों बन रहा है? क्योंकि लाइट जो है वो मेरे हाथ से टकराई और हाथ में से गुजर नहीं सकी, इर्द गिर्द से गुजर गई तो पीछे इमेज बन गया। बिल्कुल ऐसे ही एक्सरे डिफ्रैक्शन की जाती है कि डीएनए के मॉलिक्यूल में से एक्सरेज गुजारी, जहाँ पे डीएनए है वहाँ से वो नहीं गुजरी, इर्द गिर्द से गुजर गई तो पीछे क्या बन जाता है? शेडो, डीएनए का एक साया, डीएनए की इमेज बन जाती है। इसने डीएनए की एक इमेज हासिल की, लेकिन यानी कि इसने एक्सरे डिफ्रैक्शन की, फिर पैटर्न ऑफ डीएनए ऑन फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, एक पर्दे के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डीएनए की एक तस्वीर हासिल कर ली कि डीएनए कैसा होता है। बच्चों हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता और हम कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि डीएनए किस तरीके से बना हुआ है। तो ये उसके बाद बच्चों मॉरिस विल्किंस का नेम आता है। मॉरिस विल्किंस और रोज़लिंड फ्रैंकलिन एक्चुअली इकट्ठे ही काम कर रहे थे, ठीक है। मॉरिस विल्किंस ने क्या किया? मॉरिस विल्किन का भी एक अहम काम है प्रिपेयर्ड डीएनए फाइबर। इस बंदे ने डीएनए के फाइबर प्रिपेयर किए, यानी कि बच्चों डीएनए को ना आप डायरेक्टली देख नहीं सकते। रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन की है, इस एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए पहले आपको डीएनए के फाइबर प्रिपेयर करने पड़ने थे, फिर उस फाइबर के ऊपर एक्सरेज डालनी थी। अब रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने फाइबर नहीं बनाए, ये फाइबर जो है ये बनाए मॉरिस विल्किन ने। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि डीएनए को अगर आप सेल से निकाल भी लें, उसकी एक्सरे डिफ्रैक्शन करें, उसके अंदर और भी कई मॉलिक्यूल होंगे, आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको पहले डीएनए को निकालना पड़ेगा, उसको क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, फिर उसकी एक्सरे डिफ्रैक्शन करनी पड़ेगी, तब हो सकती है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो मॉरिस विल्किन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए फाइबर तैयार किए, रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन की, और एरवन चरगाफ ने यह बताया कि डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, थाइमिन यानी प्योरिन और पायरिमिडीन की कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होती है। तो बच्चों जो मॉडल बनाया गया, जो रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने स्केच बनाया था, उस स्केच के मुताबिक डीएनए इज डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स है। डीएनए में दो स्प्रिंग होते हैं जो यू हेलिकल स्प्रिंग है, जो बल खाते हैं। डायामीटर डीएनए का होता है 2 नैनोमीटर। अब डायामीटर क्या है? डायामीटर बच्चों ये है कि ये हमारे पास लाइक डीएनए है, इस डीएनए के यहाँ से लेके इस स्टैंड से दूसरे स्ट्रैंड तक जो फासला है दैट इज़ 2 नैनोमीटर। तो डीएनए का डायामीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। एंड 1 हेलिक्स इज़ 3.4 नैनोमीटर। डीएनए का जो एक हेलिक्स है, 1 हेलिक्स क्या होता है बच्चों? ये देखें कि लाइक ये डीएनए है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, या ब्लू वाले स्टैंड को देख रहे हो, यहाँ से अगेन घूम के जब यहाँ तक का आ गया, कितना फासला बना? 3.4 नैनोमीटर। आपने मेरी बात को पिक किया है या नहीं? सुने, वहाँ से चला डीएनए, घूम के जब अगेन यहाँ तक का आ गया, जहाँ से चला वहाँ तक अगेन आ गया, तो एक हेलिक पूरा होता है। लाइक ये आपके पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग यूं घूमा, घूम के वापस जब इस पॉइंट तक आ गया दैट इज़ 1 हेलिक्स। इस पॉइंट से चला, उसने सर्कल बनाया, सर्कल बना के वापस यहाँ तक आया, कितना फासला तय किया? 3.4 नैनोमीटर। ये पता चल गया था रोज़लिंड फ्रैंकलिन को, लेकिन इससे पहले कि रोज़लिंड फ्रैंकलिन अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करवाती, बच्चों जब साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ फाइंड आउट करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसको पब्लिश करना, ताकि उनके नाम के साथ उनका वर्क आ जाए। लेकिन इसके पब्लिश करने से पहले ही 2 साइंटिस्ट और थे, एक का नाम था जेम्स वाटसन, एक का नाम था फ्रांसिस क्रिक। ये बात है बच्चों 1953 की। तो जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में थे, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के अंदर थे, इन्होंने रोज़लिंड फ्रैंकलिन के मॉडल से इनफॉर्मली डेटा चुराया, यानी कि गैर अखलाकी तौर पर इन्होंने डेटा चुराया, उसकी परमिशन के बग़ैर उसके मॉडल को इन्होंने पढ़ा और उस मॉडल में कुछ एडिशंस की, इन्होंने दोबारा से एक्सरे डिफ्रैक्शन किया और अपना मॉडल बना लिया और उस मॉडल को जल्दी से पब्लिश भी कर दिया। तो आज जो मॉडल आप पढ़ते हैं उस मॉडल को आप कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब इस मॉडल के मुताबिक बच्चों क्या है? इस मॉडल के मुताबिक डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड,
डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? कल के लेक्चर में बच्चों, अगर आपने मेरा कल का लेक्चर नहीं सुना, पहले वो वाला सुन लीजिए, तब ताकि आपको समझ आए पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। बच्चों मैं बता देता हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड मीन यूनिट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े फिर उसको आप कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बिकॉज पॉली मीन मैनी। जब हजारों न्यूक्लियोटाइड एक सीधी चेन के साथ अंदर जुड़ते जाएं तब क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इन्होंने कहा कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन अ हेलिकल फॉर्म लाइक अ डबल हेलिक्स। अब बच्चों डबल हेलिक्स क्या होता है? देखिए बच्चों, हेलिक्स क्या होता है? स्प्रिंग को कहते हैं। लाइक ये ना बेटा, आपके पास एक स्प्रिंग हो गया, इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में जा रहा है। अब इसकी मैंने डायरेक्शन भी बना दी, एरो मैंने बनाया कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब एक और हेलिक्स है जो इसी के अंदर यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, ठीक है। अब ये डबल हेलिक्स बन गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 डबल हेलिक्स, एक ये, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक नीचे की तरफ आ रहा है तो दूसरा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे डीएनए बनता है। इस अरेंजमेंट को आप कहते हैं एंटी पैरेलल। इसको बोलते हो बच्चों एंटी पैरेलल, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब बच्चों अगली बात, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर अगर आप एक स्ट्रैंड को माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको एक स्ट्रैंड कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये आप एक स्ट्रैंड को देख रहे हो। इस एक स्ट्रैंड में अगर आप देखें, ये बच्चों क्या है? कल वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था, इट इज़ एक्चुअली राइबोस। बच्चों क्या है? राइबोस शुगर, बल्कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है बच्चों। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये सारे एक चेन के अंदर है, ठीक है। अब देखिए, कल के लेक्चर में मैंने बताया था ये फॉस्फेट ग्रुप है PO4। PO4 किस कार्बन से अटैच है? 5 कार्बन से। यहाँ पे जो 5 कार्बन है 5 से अटैच है PO4। और जो टर्मिनल PO4 होता है ना, जो मतलब फॉस्फेट ग्रुप, ये PO4 से मुराद है हमारी फॉस्फेट ग्रुप। जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल का मतलब है आखिरी किनारे वाला। अब ये लास्ट वाला है, यानी कि स्टार्ट वाला इसको समझ ले, ये लास्ट वाला कह ले, ये पहला है। इसके साथ एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है बच्चों, इसको आप PO3 लिखें और एक OH यहाँ पे मौजूद है। ऐसे ही है ना, कल मैंने बताया था जो टर्मिनल होता है उसके पास एक OH एक्स्ट्रा होता है, यानी कि ये टर्मिनल जो है ये लिंक करने की एबिलिटी रखता है। लिंक करने के लिए ज़रूरी है 2 ग्रुप्स ने अगर आपस में लिंक करना हो, इसके पास भी OH हो, इसके पास भी OH हो। जब बच्चों दोनों के पास OH होगा, ये OH, ये 2 OH आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव हो जाएगा, H2O, और ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड बना देगा। अच्छा, लेकिन जो सेंटर वाले हैं उनके पास OH नहीं होता क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ से बॉन्ड बना लिया। अब बच्चों ये एक न्यूक्लियोटाइड है, उसमें शुगर भी है, ठीक है, उसमें ये PO4 यानी फॉस्फेट ग्रुप भी है, और उसमें एक नाइट्रोजनस बेस यानी एडेनिन भी है। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये PO4 उसके किस कार्बन से लिंक है? ये बच्चों 3rd कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है इट इज़ 3rd कार्बन, और ये इसका 5th कार्बन है। तो 3 और 5 के दरमियान अगेन फॉस्फेट ने बॉन्ड बनाया, PO4 ने। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइईस्टर। यूं अगेन 3 और 5 के दरमियान बॉन्ड बनाया किसने? फॉस्फेट ने। अब फॉस्फेट जो है वो लिंक करता जा रहा है। आपको पता ही है कैसे लिंक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक OH ग्रुप मौजूद होता है न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पे। तो 3 और 5 से लिंक करता हुआ जा रहा है। ये डीएनए की बैकबोन है। ये बच्चों क्या है? डीएनए की बैकबोन। तो डीएनए की जो बैकबोन है ये बनी हुई होती है फॉस्फेट और शुगर की। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो किसकी बनी हुई है? फॉस्फेट शुगर बैकबोन। इसी तरीके से इसमें भी फॉस्फेट शुगर बैकबोन। ठीक हो गया बच्चों। अब डीएनए के जो दोनों स्प्रिंग है इनके आपस में कैसे जोड़ बनते हैं? क्योंकि अगर तो आप स्ट्रैंड को ऐसे ही छोड़ दें ये तो खुल सकते हैं,
ये आपस में एक दूसरे से भी लिंक होते हैं। ये कैसे लिंक होते हैं, पहले आप एक स्ट्रैंड को देख लीजिए। ये बच्चों आप एक स्ट्रैंड देख रहे हो, दैट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। अब जितने भी न्यूक्लियोटाइड हो, चाहे करोड़ों हो, लाखों हो, अरबों हो या सैकड़ों हो, हमेशा ये साइड कौन सी साइड बन गई, 5 प्राइम साइड, क्योंकि इस पे 5 वाला कार्बन मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्राइम एंड है इस न्यूक्लियोटाइड का, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसका ये वाला एंड 5 प्राइम है। अच्छा, ये वाला एंड इधर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है थर्ड कार्बन का, तो ये 3 प्राइम एंड है। समझ आ गई? ये न्यूक्लियोटाइड का एक चेन है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमेशा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक साइड पे 5 प्राइम एंड है, जिधर 5th कार्बन है और फॉस्फेट ग्रुप है, और ये उसका 3rd प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो यानी मज़ीद भी ये बॉन्ड बना सकता है। अब इसके जो अपोजिट स्ट्रैंड है उसको देखिए, वो बच्चों उल्टा है, वो इसके अपोजिट है। ठीक है, वो एंटी पैरेलल भी है। ये 5 to 3 है, वो 3 to 5 है। उसका ये वाला डायरेक्शन कौन सी है, अगर उसके आप कार्बन को देखें, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 और ये 3, दैट इज़ 4, और यहाँ पे 5th कार्बन, तो 5th कार्बन से ये PO4 ने बॉन्ड बनवाया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसको अगले से जोड़ा। सो यूँ अगेन 5 और इसका 3, 5-3 में ये बॉन्ड बना, इस तरीके से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये भी बन गया, PO4 जो है इनको लिंक करवाता जा रहा है। और एट दी एंड क्या है, ये कौन सा एंड है बच्चों आपके ख्याल में, अब फॉस्फेट है, जहाँ पे ये बच्चों 5 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। ठीक है बच्चों, डीएनए के 2 स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में है, और ये 3 to 5 डायरेक्शन में है। यानी कि यूँ समझ ले, अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये तो दोनों स्ट्रैंड की बैकबोन है, जो कि ये वाली आप देख रहे हो। आपस में ये कैसे लिंक होते हैं, अगर आप आपस में इनके लिंक देखें तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ए और टी की पेयरिंग है, जी और सी की। डीएनए के अंदर जो पेयरिंग है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। हमेशा डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, जो नाइट्रोजनस बेसिस है अपोजिट स्ट्रैंड की, इस स्ट्रैंड की और इसकी, वो आपस में पेयर अप करती है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। और उनके हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, बहुत स्पेसिफिक। एडिनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थाइमीन से, और गुआनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है साइटोसिन से। आपने ये लफ्ज़ याद रखना है, GC। और एडिनिन और थाइमीन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 2। गुआनिन और साइटोसिन हमेशा 3। आपने C से याद रखना है, C इंग्लिश का 3rd लेटर है, तो 3rd लेटर जो है यानी कि C, इट मेक 3 बॉन्ड। आपको बाकी याद रह ही जाना है, जब आपको GC याद हुआ तो GC में 3 बॉन्ड, और A पहला लेटर है, जल्दी आता है तो A थोड़े बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। बच्चों MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये मैंने आपको डीएनए की बैकबोन तो सिखा दी। अब ये जो ग्रीन कलर के सेंटर में आप नाइट्रोजनस बेसिस देख रहे हो, बच्चों गौर करो, ए के सामने क्या है, टी, सी जी, जी सी, टी ए जी सी, क्योंकि एडिनिन और थाइमीन का ही बनना है, गुआनिन और साइटोसिन का ही बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते कैसे, ज़रा सुनिए बच्चों। जो ए और टी है इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बन गए। ये जी और सी है, इनमें बच्चों कितने बनेंगे, इनमें बच्चों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2, और ये 3rd हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन जी और सी है, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इसमें अगेन बच्चों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ये लो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अगेन बच्चों ए और टी है, इनमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इनमें बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जी और सी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। सो ये लो बच्चों, जो नाइट्रोजनस बेसिस थी वो आपस में लिंक कर गई। यहाँ पे अभी आप और बात पे गौर करें मेरी पे। देखो बच्चों, डबल रिंग जो है ए, इसके सामने हमेशा सिंगल रिंग वाली आएगी। यहाँ पे डबल रिंग है जी, इसके सामने हमेशा सिंगल रिंग वाली है। डबल रिंग वाली के सामने हमेशा सिंगल रिंग वाली होगी। पाइरीमेडिन के सामने हमेशा प्यूरिन होगी। तो ओवरऑल डीएनए का जो डायामीटर है वो कम ज़्यादा नहीं होता, डीएनए स्टेबल रहता है। जो कि स्टार्ट में अरविंद शरगात ने बताया था कि डीएनए कहीं से ज़्यादा खुला नहीं होता। अरे भाई होगा भी कैसे, और दरमियान दे विच तो वही आ रही हैं कि अगर डबल वाली आ गई
तो सिंगल वाली आ जानी है। अगर सिंगल वाली आ गई वो सामने डबल वाली आ जानी है। और यानी कि ओवरऑल सिर्फ 3 रिंग्स ही रहते हैं। यहाँ पे आप देखें डबल सिंगल, 3 रिंग्स सिंगल डबल 3। तो ओवरऑल डीएनए का जो डायामीटर है दैट इज़ 2 नैनोमीटर। इट इज़ मेंटेन्ड ड्यू टू स्पेसिफिक बेस पेयरिंग बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अच्छा बच्चों, 1-2 बातें अभी और मैंने आपको बतानी है। अब इस डीएनए में भी आप देखिए, इस डीएनए में भी बॉन्डिंग ऐसे ही होती है। ये जी और सी है तो इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी में 2, ए और टी में 2 बॉन्ड, जी सी में 3, जी सी में 3, ए टी में 2, जी सी में 3, यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे अगेन 2, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और अगेन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं यानी कि ये जो बेसिस है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये होता है 0.34 नैनोमीटर। इस डिस्टेंस को भी याद रखिए, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कितना डिस्टेंस होता है एक न्यूक्लियोटाइड की बेसिस से दूसरी बेसिस तक। बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर। एक बात और भी याद रखिए, डीएनए के अंदर ग्रूव्स भी होते हैं। लाइक ये वाला जो ग्रूव है इसको आप बोलते हो माइनर ग्रूव। ये जो ग्रूव है, ये जो डिप्रेशन सा बन रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे माइनर ग्रूव। और ये जो ग्रूव बन रहा है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इट इज़ मेजर ग्रूव। तो बच्चों ये है हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर। हमने डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर भी देखा, हमने डीएनए के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला स्ट्रक्चर है, हमने वो भी देखा। तो बच्चों लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।